हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको केस स्मार्ट पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। तो केस स्मार्ट के जितने भी केसेस हैं लॉ ऑफ क्राइम के, वो मैंने इस सीरीज में डाले हुए हैं। तो आप एक एक करके सारे केस लॉस को छोटे फैक्ट, उसके फैक्ट समझ सकते हैं, उसका जजमेंट और उसका इशू समझ सकते हैं, एंड देन यू कैन गो बैक टू योर केस स्मार्ट एनी डे। ओके, सो सेकंड केस इज अंडर द मेंस री एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस नारायण सिंह। ये केस जो है, जैसे कि हमने पहला स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज का केस देखा था, उसी केस की तरह ही यहाँ पर भी मेंजरिया की बात की गई है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात की गई है, और एक और चीज की बात की गई है स्टेजेस ऑफ क्राइम। जब आपने पढ़ा होगा अपने एंट्रेंस के दौरान, तो आपने देखा होगा कि स्टेजेस ऑफ क्राइम के अंदर इट इज ऑलवेज द फर्स्ट इज इंटेंशन, सेकेंड इज प्रेपरेशन, थर्ड इज अटेम्प्ट एंड फोर्थ इज कमीशन। तो हम जब ऑफेंस की बात करते हैं तो इंटेंशन और प्रेपरेशन जो है वो ऑफेंस नहीं माना जाता, अटेम्प्ट और कमीशन को ही ऑफेंस माना जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां पर ये बात की गई है कि क्या ये जो केस है, was it mere a preparation or was it an attempt, तभी हम क्रिमिनल लायबिलिटी किसी के ऊपर उसको लायबल कर पाएंगे। तो फैक्ट समझते हैं इस केस के। इस केस के फैक्ट ये है कि इस केस में क्या हुआ था कि दो लॉरी लेकर जा रहे थे। कौन लोग? एक कूली और एक ड्राइवर जो है वो लॉरी लेकर जा रहे थे, जिसके अंदर फर्टिलाइजर्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा था। और हमारे पास एक सेक्शन 7 के अंदर ये बात की गई है, सेक्शन 3 और 7 के अंदर ऑफ असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, कि आप बिना परमिट के फर्टिलाइजर्स को एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो ये दो लोग लॉरी लेके जा रहे थे, उसके अंदर फर्टिलाइजर्स थे और इनके पास परमिट नहीं था। अब ये जो ड्राइवर और कूली थे, इनको ऑब्वियसली अरेस्ट कर लिया गया इस बात के ऊपर दैट अंडर द वायलेशन ऑफ सेक्शन 3 एंड 7। तो इन्होंने अपने डिफेंस में ये कहा, तीन बातें कही। पहला कि हमें तो पता ही नहीं था कि लॉरी के अंदर फर्टिलाइजर है। दूसरा, हमें नहीं पता कि ऐसा कोई लॉ है जहां पर हमें डिक्लेयर करना है। तो जब हमें पता ही नहीं है तो हमने किसी भी तरीके का कोई वायलेशन नहीं किया, बिकॉज देयर इज नो मेंजरिया। एंड नंबर थर्ड, इन्होंने कहा कि अगर ऐसा है भी तो वी वर नॉट एक्चुअली ट्रांसपोर्टिंग इट, वी वर जस्ट प्रिपेयरिंग इट। सो प्रेपरेशन as per the stages of crime, preparation does not fall under the category of an offense। तो फिर वो offense कैसे हो सकता है? So this was the defense of the lorry drivers। तो बात गई हाई कोर्ट में, तो वहां पर एक्विटल मिल गया उनको, एंड देन स्टेट ने दोबारा रीअपील किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इश्यूज और जजमेंट की बात की। तो सबसे पहले हम इश्यूज देखते हैं। इश्यूज इसके अंदर बहुत सारे उठे। सबसे पहला इशू यही था कि क्या ये सिर्फ प्रेपरेशन है या फिर एक्चुअल अटेम्प्ट है। दूसरा इशू ये उठा कि क्या ये एक्चुअली इस जो इन्होंने वायलेशन किया है सेक्शन 7 का, क्या ये इसके लिए लायबल हैं? इज दिस पर्टिकुलर एक्ट फॉल्स अंडर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। थर्ड इशू आया कि ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने कोई एरनस जजमेंट तो नहीं दे दिया इनके लिए। फोर्थ इशू आया कि जब वो कह रहे हैं कि उनके पास मेंजरिया नहीं था, तो मेंजरिया ना होने की वजह से क्या ये एग्जम्प्ट किया जा सकता है अंडर एक्टस नॉन फेसिटियम निसिमेंसिट्रिया। फिफ्थ इशू आया कि एक्चुअली में ये जो अनइंटेंशनल कॉन्ट्रावेंशन था, अनइंटेंशनली, क्योंकि उनको तो इस एक्ट के बारे में पता ही नहीं था, तो क्या वो एक्यूज जो है वो कन्विक्ट हो सकता है। तो ये सारे इश्यूज आए इस केस के अंदर। इसके ऊपर जजमेंट में बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या जजमेंट दिया? उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इन इट्स जजमेंट हेल्ड दैट द केस वाज नॉट मेयर अ प्रिपरेशन, कि ये मेयर प्रिपरेशन नहीं है। वो लोग ट्रैवल कर रहे थे, और जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो ऑब्वियसली इट इज वेरी एमिनेंट दैट यू आर अटेम्प्टिंग इट, इट इज नॉट मेयर अ प्रिपरेशन। तो पहला क्लॉज, पहला आपका जो इशू है वो हट गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ट्रक जो है वो ऑलरेडी एंटर कर चुका था और उसके अंदर फर्टिलाइजर्स थे। फिर कहा कि ये तो बिल्कुल क्लियर केस है अटेम्प्ट का, और उन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट ने गलत जजमेंट दिया है इस बात पे कि दिस इज रॉन्ग। आगे क्या बोला कि इफ द पर्सन इज नोइंगली और अननोइंगली और इंटेंशनली अनइंटेंशनली किसी भी तरीके से किसी भी लेजिस्लेटिव एक्ट का वायलेशन करता है, ही विल फॉल अंडर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। It is absolutely irrelevant whether mens rea is there or not, because
that particular act falls under strict liability, and under strict liability mens rea does not play any role because it is the statute. तो ये बोला गया. Hence उन्होंने कहा, बट हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको कन्विक्ट नहीं किया था क्योंकि 15 साल ऑलरेडी गुजर चुके थे इस चीज को, बट इस बात के लिए लाइबल माना गया एंड दिस वाज अ लैंडमार्क जजमेंट. यही दो केसेस आपके विच टॉक्स अबाउट मेंस रिया एंड विच टॉक्स अबाउट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आर अंडर केस 1 एंड केस 2 इन योर केस मैट. आई होप आपको फैक्ट क्लियर हो गए होंगे. बहुत सिंपल है, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बना लो. छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, उसके बाद केस मैथ से पढ़ लेना. अगर समझ आ रहा है और इट इज हेल्पिंग, सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड शो सम लव. ठीक है, बाय.